सोचो सालों पहले एक नेता ने दर्द के साथ कहा था पूरा देश जीत लिया पर बंगाल अभी भी दूर है। वो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और आज वही बंगाल एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सेंटर बन चुका है। 15 साल तक एक ही आवाज, दीदी दीदी दीदी। ममता बनर्जी का राज ऑलमोस्ट अनबीटेबल माना जाता था, लेकिन अब चेंजेस आ चुके हैं। इस बार कहानी ने अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया है। ट्रेंड्स दिखाते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ एंट्री नहीं ली है, बल्कि हाफ वे मार्क क्रॉस करके पावर ग्रैब कर लिया है। 200 सीट बंगाल में एक ऐसा मोमेंट जो कभी अनथिंकेबल लगता था। तो सवाल सिंपल है कि ऐसा क्या हुआ बंगाल में। चलिए इस सैफरॉन सर्च की कहानी को समझते हैं एक एक लेयर खोल के। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग। 15 साल की सरकार के बाद लोगों में थकान और नाराजगी दोनों थी। बीजेपी ने यहाँ एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी यूज की। ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक करने की बजाय उन्होंने गवर्नेंस इश्यूज को हाईलाइट किया। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एलिगेशंस और एक एक्सटॉर्शन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम जिसे आम बंगाली कट मनी कल्चर के नाम से जानता है। इन सब मुद्दों को बीजेपी ने एग्रेसिवली उठाया। ये वो ग्राउंड रियलिटी थी जो शायद लोग महसूस कर रहे थे और बीजेपी ने उसे पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया। दूसरी तरफ टीएमसी की बात करें तो उसका पूरा फोकस कहीं और शिफ्ट होता दिखा और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए, स्पेशली एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर। लेकिन ये इशू वोटर्स के साथ रेजोनेट नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से उनका काफी वक्त ऐसे मुद्दों पर गया जो डायरेक्ट वोटर कनेक्ट नहीं बन पा रहा था। अब सेकंड फैक्टर की बात करें तो इट वाज द सुवेंदु फैक्टर। कभी ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड एड रहने वाले सुवेंदु अधिकारी इस इलेक्शन में उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल चैलेंजर बन गए। बीजेपी ने उन्हें भवानीपुर जैसी क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से फील्ड किया, जहां से ममता बनर्जी खुद लड़ रही थी। ये स्ट्रैटेजी नई भी नहीं थी। इसका प्रेसिडेंट सेट किया था अरविंद केजरीवाल ने 2015 में, जब उन्होंने शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट पर चैलेंज करके डिफीट किया था। इस मूव का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाने के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ी, जबकि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और स्टेट भर में एग्रेसिवली कैंपेन कर दिया। थर्ड रीजन, काउंटरिंग द आउटसाइडर नैरेटिव। टीएमसी का एक पावरफुल नैरेटिव था कि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है जो बंगाली कल्चर को समझती नहीं है। फूड हैबिट्स तक पर भी कंसर्न्स उठाए गए कि बीजेपी अगर पावर में आई तो बंगाली लाइफस्टाइल अफेक्ट होगा। लेकिन बीजेपी ने इस नैरेटिव को स्मार्टली काउंटर किया। उन्होंने कल्चरल असिमिलेशन दिखाया, लीडर्स जो हैं वो पब्लिक में फिश खाते हुए दिखाई दिए, बंगाली आइडेंटिटी को ओपनली एम्ब्रेस किया गया। नरेंद्र मोदी का थनथानिया कालीबाड़ी विजिट भी सिंबॉलिक था, क्योंकि ये जो टेम्पल है उसके एक अपना यूनिक ट्रेडिशन के लिए जाना भी जाता है, जहां पर नॉन वेजिटेरियन प्रसाद ऑफर होता है। इससे एक क्लियर मैसेज गया कि बीजेपी बंगाली कल्चर को रिस्पेक्ट करती है और उसे चेंज करने बिल्कुल भी नहीं आई है। Then comes the women voter factor. Historically, women voters TMC का strongest support base रही है। लक्ष्मी बंधार और कन्याश्री जैसी वेलफेयर स्कीम्स ने इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन इस बार बीजेपी ने नैरेटिव पूरी तरीके से शिफ्ट किया और फोकस वुमेन सेफ्टी पर ले आई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस को हाईलाइट किया गया, जो एक मेजर इमोशनल और पॉलिटिकल इश्यू बना। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वुमेन सेंट्रिक प्रॉमिसेस भी किए। 3000 मंथली असिस्टेंस देने की बात की, फ्री बस ट्रैवल, 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स और डेडिकेटेड सेफ्टी मेजर्स जैसे पुलिस स्टेशंस और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड्स, इन सब के बारे में बात की। एक सिंबॉलिक मूव में बीजेपी ने विक्टिम की मदर को पानहाती सीट से फील्ड भी किया, जिसने कैंपेन को और ज्यादा इमोशनल डायमेंशन दिया। फिफ्थ फैक्टर, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्रासरूट्स लेवल। 2021 में बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस थी वीक ग्राउंड नेटवर्क, लेकिन इस बार ये पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि भूपेंद्र यादव के लीडरशिप में बीजेपी ने बूथ लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया। पोलिंग एजेंट्स के सिलेक्शन के लिए ओरल और रिटन टेस्ट तक कंडक्ट किए गए। लास्ट 6 महीनों में फोकस काफी ज्यादा क्लियर था बीजेपी का, द फेयर फैक्टर को काउंटर करना और मैक्सिमम वोटर टर्नआउट इंश्योर करना। साथ ही पार्टी ने अपने वेटरन लीडर्स को वापस से एक्टिव रोल दे दिए। लीडर्स लाइक भूपेंद्र यादव जिन्होंने बैक एंड स्ट्रेंथन किया और वेटरन्स जैसे दिलीप घोष को वापस से फ्रंट लाइन पर लाया गया। Here comes the sixth factor, migrant Muslim और मठुआ वोट डायनेमिक्स। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 27% है, जो ट्रेडिशनली टीएमसी को सपोर्ट कर रही थी। 2021 में टीएमसी ने उन सीट्स पर डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 35% से ज्यादा थी। लेकिन इस बार मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ शिफ्ट के सिग्नल्स मिले। डेवलपमेंट कंसर्न्स, वोटर लिस्ट इश्यूज और गवर्नेंस से जुड़ी नाराजगी, ये सब फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में गए। माइग्रेंट वोटर्स भी
एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बने। काफी माइग्रेंट्स इस बार वोट देने वापस आए और उन्हें डर था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो सकता है। ये टर्नआउट जो था वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। और फिर आता है मटुआ वोट बैंक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जो लगभग 17% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रही है। उनका कॉन्टिन्यूड सपोर्ट बीजेपी के लिए क्रूशियल रहा। और अब एक यूनिक और इंटरेस्टिंग एंगल, झालमुरी पॉलिटिक्स। झालमुरी इस पूरे इलेक्शन में सिर्फ एक स्नैक नहीं रहा, एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झालमुरी से इलेक्शन का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया, जिसके बाद लीडर्स रोड साइड स्टॉल्स पर रुककर झालमुरी खाते दिखे, वेंडर्स से बात करते हुए दिखे, आम लोगों के बीच बैठकर कॉन्वर्सेशंस करते हुए भी दिखाई दिए, जिसका ऑप्टिक सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका मैसेज बहुत ज्यादा पावरफुल था कि हम आपके बीच के लोग हैं। और एंड में ये समझना जरूरी है कि ये विक्ट्री किसी एक फैक्टर का रिजल्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है एंटी इनकम्बेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, नैरेटिव कंट्रोल, ग्रास रूट स्ट्रेंथ और वोट शिफ्ट्स का। बंगाल का ये जो वर्डिक्ट है ना, ये सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दीज इलेक्शन रिजल्ट्स? और ममता दीदी की हार के बाद अब ममता का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना। बाकी ये ऐसी अपडेट्स के लिए मेहंदी ऑन माइक को फॉलो करो एंड कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग एंड फॉलोइंग।